आश्रम शिक्षा और मुगल शिक्षा। मुगल शिक्षा। अगर आपको मैं कहूँ कि आप हमें कोई टॉपिक पर पढ़ाएं, क्या पढ़ाना चाहेंगे आप? इतिहास को जानना चाहते हैं तो उसके पास हमारे पास सबसे पहले उसके स्रोत होना चाहिए। कांग्रेस के बारे में बताएं। जी मैम। क्यों इसकी स्थापना क्यों की गई थी? क्या दक्षिण भारत का पहला वंश था संगम वंश, या उससे पहले भी कोई वंश दक्षिण भारत में स्थापित हो गए थे? सबसे पहले कौन सा वंश है दक्षिण भारत में स्थापित हुआ? मौर्य डायनेस्टी तो लगभग 400 BC में लास्ट टाइम पीरियड पे वो एस्टेब्लिश हुई थी। उस समय तत्कालीन जो दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी थे सर, दोनों का जो टकराव है सर पानीपत के मैदान में सर हुआ 21 अप्रैल 1536 को सर। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती 1967 से 76 तक इनका ये टाइम है। बैठिए। बिना अपना नाम और रीजन बताए अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। मैंने 2010 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 2012 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, 2021 में मैंने अपनी एमफिल कंप्लीट किया और रिसेंटली 2025 में मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट किया। पीएचडी कंप्लीट कर ली? जी मैम। किस टॉपिक पर की? 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान आश्रम शिक्षा और मुगल शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन। आश्रम शिक्षा और मुगल शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन। मुगल शिक्षा जी, एट द टाइम ऑफ मुगल पीरियड। अच्छा, 16वीं, ठीक है। तो क्या लिया उसमें? क्या आपका सबमिट कर दिया? जी मैम, कंप्लीट हो गई। अवार्ड हो गई? जी मैम। अच्छा, अवार्ड भी हो गई है, ठीक है ठीक है। तो क्या उसमें मेन क्या चीज़ है जो आप उसमें मैम मैंने अध्ययन में क्या आपका उसमें निचोड़ क्या निकला है? जी मैम, मैंने 16वीं 17वीं शताब्दी जो है 2 शताब्दी के दौरान मैंने जो गुरुकुल शिक्षा यानी कि जो आश्रम शिक्षा है और जो मुगलों के समय में जो शिक्षा व्यवस्था थी, मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था हम उसको कहना चाहें तो इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है और हमने ये पाया है कि जो हमारी वैदिक शिक्षा गुरुकुल शिक्षा प्राचीन समय से चली आ रही थी, कैसे जो मुस्लिम यहाँ पे आए, मुस्लिम बादशाह जब रहे, इन्होंने क्या क्या उनमें फेरबदल किया और कुछ बादशाह ऐसे भी रहे कि उन्होंने वैदिक शिक्षा को मतलब कि दबाने की कोशिश किया, फिर भी अपनी वो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में रही और वर्तमान में भी हम देखते हैं कि जो वैदिक शिक्षा है अपना वर्चस्व बनाए हुए है। इसका वर्तमान में हम उदाहरण देना चाहें तो जैसे कि पतंजलि विश्वविद्यालय है, गोकुल गांगड़ी विश्वविद्यालय है, इसके अलावा देव संस्कृति विश्वविद्यालय है जहाँ पे आज वैदिक संस्कृति फल फूल रही है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, अगर आपको मैं कहूँ कि आप हमें कोई टॉपिक पर पढ़ाएं, क्या पढ़ाना चाहेंगे आप? आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो क्या है? क्योंकि जो आपने पीएचडी का टॉपिक चूज किया वो तो इन बिटवीन है। जी मैम। तो क्या पढ़ाना चाहेंगे आप? स्पेशलाइजेशन आपकी क्या है? एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न? जी मैम, वैसे तो इतिहास के तीनों ही जो भाग हैं वो रुचिपूर्ण है। फिर भी नहीं, आप कोई पढ़ाने के लिए आप मुझे टॉपिक बताइए, क्या पढ़ाना चाहेंगे आप? जी मैम, मैं संगम एज के बारे में पढ़ाना चाहूँगा। तो बहुत आप पीछे चले गए, 16वीं और 17वीं शताब्दी का तो आपका थीसिस है। जी मैम। तो संगम तो पीछे आप चले गए, चलो पढ़ाइए फिर आप हमें। ठीक है, खड़े हो। हम देखते हैं कि जो संगम युग का जो हमारी भारत के नक्शे पर देखें तो जो दक्षिण भारत है विशेषकर यहाँ पे वो संगम एज का स्थल रहा है और संगम एज का होता है कि किसी भी संस्कृति का मिलन या उसका एक मिलन स्थल है। उत्तर भारत से वैदिक संस्कृति का जो प्रचार प्रसार हुआ वो दक्षिण भारत में किसी अगस्त्य और साथ में उनके कोरिया ने प्रचार प्रसार किया था। और इसके अलावा किसी भी हम इतिहास को जानना चाहते हैं तो उसके पास हमारे पास सबसे पहले उसके स्रोत होना चाहिए। स्रोत के रूप में हम देखें तो हमारे पास में 18 जो मुख्य ग्रंथ हैं जिनको मेलकणुकु कहा जाता है और 18 लघु ग्रंथ हैं जिनको कीलकणुकु कहा जाता है। 18 मुख्य ग्रंथों में हम बात करें तो 8 एतुतोके हैं और 10 पतुत्पादु जिनको कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं शिल्पाधिकारम है, मणिमेखले का शीतले सतनार है, जीवक चिंतामणि है, वलयपति और कुंडल केशी है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि थिरुवल्लर जो भी विद्वान हैं जिनकी पुस्तक कुरल है उसमें धर्म मोक्ष के विषय में डिटेल से बताया गया है। वो एक मतलब कि अपना व्यक्ति के जीवन को कैसे जीना चाहिए उसके विषय में बताया गया है। अगर हम मुख्य तौर पे यहाँ पे शासक की बात करें तो 3 वंश मुख्य तौर पे संगम में रहे हैं, चेर, चोल और पांड्य। सबसे पहले हम बात करते हैं चेरों के बारे में। चेरों का जो बैठिए
मॉडर्न का भी कुछ आप बता सकते हैं? मॉडर्न जी मैम। अभी कहीं आप जॉब कर रहे हैं? जी मैम। पढ़ाते हैं? नहीं मैम, मैं अभी सीआरपीएफ में हूँ मैम। ये नहीं बताना आपने, वैसे बताओ कि आप जॉब कर रहे हैं। जी मैम। ठीक है, तो अगर मॉडर्न में कुछ आपसे कहा जाए तो मॉडर्न के बारे में कुछ पूछ सकते हैं सवाल हम आपसे? जी मैम। कांग्रेस के बारे में बताएंगे? जी मैम। क्यों इसकी स्थापना क्यों की गई थी? कोई वजह थी इसकी स्थापना? जी मैम, इसके पीछे हम देखते हैं तो जो यहाँ पे ब्रिटिश शासन था, उनकी कहीं ना कहीं जो नीतियां थी वो, और उनकी नीतियों के जो प्रति स्वरूप हम देखते हैं भारतीय जो लीडर्स थे, नेता थे, उनके बीच में एक कहीं ना कहीं कुछ सवाल थे, कुछ मंशा थी। वो ब्रिटिश शासन से अपने अधिकारों के लिए कुछ मांग करना चाहते थे। इसके प्रतिफल हम देखते हैं कि जो एलन ऑक्टेवियन होम है, जो एक रिटायर्ड सिविल अधिकारी हैं, उनके अध्यक्ष में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के तेजपाल गुरुकुल संस्कृति विद्यालय है, वहां पे इसकी स्थापना की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। इस अध्यक्ष में 72 जो है प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो इसमें मुझे इसके लिए कोई पर्टिकुलर एक वर्ड यूज किया जाता है उसके बारे में पता है आपको? पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है कांग्रेस की स्थापना के लिए? सेफ्टी वोल्व का ठीक का सिद्धांत है। जी जी जी। अच्छा, तो अब पीएचडी हो गई है तो डॉक्टर साहब बोल सकते हैं, है ना? तो आप मुझे बताइए, जैसे कि लोक सेवा आयोग आपको देना है एचपीएससी, अगर हम इसके इतिहास की बात करें, हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, तो इसका विकास शुरू से लेके ब्रिटिश टाइम पीरियड में कैसे, कौन कौन से कमीशन हमारे बने हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1924 के आसपास इसमें लॉर्ड, सर एग्जैक्ट मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, उनका 1929 में जो पहला हमारा जो आयोग बना था, मद्रास आयोग बना था सर। उसके बाद में फिर 1930 और 31 के दौरान 7 लोक सेवा आयोग भी बने थे सर, जो कि असम, बम्बई और इसमें विशेष रूप से थे। और हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जो लोक सेवा आयोग है सर, जब राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ सर 1966 में सर, इसमें 1 नवंबर 1966 को ही सर ये हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने अस्तित्व में आया सर। इसके जो पहले अध्यक्ष की बात करते हैं सर, हम श्री दरबारी लाल गुप्ता जी इसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं सर। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं श्री आलोक वर्मा जी इसके अध्यक्ष हैं। इसके 5 सदस्य हैं सर। अच्छा, एक कमीशन हमारा बना है, एंचिसन कमीशन। एंचिसन कमीशन हमारा बना है जी सर। क्या मुख्य सिफारिश रही है एंचिसन कमीशन में? तो सॉरी सर, अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप संगम वंश आपने पढ़ा अभी, क्या दक्षिण भारत का पहला वंश था संगम वंश, या उससे पहले भी कोई वंश दक्षिण भारत में स्थापित हो गए थे? सबसे पहले कौन सा वंश है दक्षिण भारत में स्थापित हुआ? सर दक्षिण भारत में विशेष तौर पर हम जो बात करते हैं वो संगम की ही करते हैं सर। उससे पहले अस्तित्व में टाइम पीरियड क्या लगभग रहा होगा संगम का? तो संगम वंश के विषय में विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं सर। इतिहासकार श्रीनिवास अयंगर जी की बात करें तो सर उन्होंने सर 500 BC से 500 AD तक का इसका समय काल माना है। इतिहासकार श्री रामचंद्र शर्मा जी की बात करें तो सर उन्होंने इसका समय जो है 600 AD से लेके 250 AD के आसपास माना है सर। और राष्ट्रवादी इतिहासकार श्री नीलकंठ शास्त्री जी हैं, उन्होंने इसका समय सर 300 ईसा से लेके 600 ईसा के मध्यकालीन माना है। आप किसको मानते हैं? आपका मत क्या कहता है कि हाँ ये डायनेस्टी, क्योंकि अगर आप 500 में आप जाते हैं 500 BC में, उस समय तो हम देखें कि कोई भी भारत में एक राजवंश स्थापित उत्तर भारत में भी नहीं हुआ था 500 BC में, तो है ना, क्योंकि मौर्य डायनेस्टी तो लगभग 400 BC में लास्ट टाइम पीरियड पे वो एस्टेब्लिश हुई थी। तो आप क्या मानते हैं? सर हम तथ्यों का गहराई से अध्ययन करें तो सर अशोक के अभिलेख में भी 13वां जो उसका जो कलिंग अभिलेख है सर, उसमें भी इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। उसमें भी सर चेर चोरों के और जो केरल के विषय में उसका भी जिक्र आया है सर। ठीक है। अच्छा, और कौन कौन से वंश दक्षिण भारत में स्थापित हुए सर संगम काल के अलावा सर जी? उसके संगम काल के बाद में हम सब देखते हैं सर पल्लव वंश रहा सर वहाँ पे। पल्लव के अलावा सर उसके बाद में सर हम देखते हैं चालुक्य वंश का भी संबंध रहा है सर। और इसके अलावा सर हम देखते हैं कि फिर
9वीं शताब्दी के आसपास जो चोल हैं सर फिर से अस्तित्व में आते हैं सर, विजयालय के नेतृत्व में। बीसी में बीसी टाइम पीरियड पे भी कोई वहाँ पे डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई है? बीसी या एडी के बिल्कुल फर्स्ट एडी के आसपास, सातवां वंश। यस सर, सातवाहन वंश सर महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है सर वहाँ पे। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि आधुनिक इतिहास में भी आपको रुचि है थोड़ी। जी सर। तो कैबिनेट मिशन के बारे में बताएंगे कुछ? कैबिनेट मिशन क्या था, क्यों भारत में आया था? सर कैबिनेट मिशन जो है सर मार्च 1946 में सर भारत में आता है जी। जो तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है उन्होंने सर जो लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ पे इसके जो मुख्य तौर पे हम जो यहाँ 3 सदस्य सर आए थे इसमें, तो उन्होंने सर यहाँ पे जो मुस्लिम लीग को जो मुस्लिम लीग अपने सर अलग राष्ट्र की मांग कर रही थी पाकिस्तान के लिए सर, और वो कहीं ना कहीं अपना अलग राष्ट्र चाहते थे सर। और जो उसके बाद जस्ट फिर लॉर्ड माउंटबेटन जो आए थे सर, उन्होंने देखा कि ये अपना एक साथ में ये जो दोनों राष्ट्र हैं मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस एक साथ एक राष्ट्र के में नहीं रह सकते, तो कहीं ना कहीं सर फिर उन्होंने सर अलग राष्ट्र की मांग के उद्देश्य से किया। अच्छा, क्या योगदान था इनका कैबिनेट मिशन के आधार पर एक सभा बनाई गई थी भारत में? जी सर, हम देखते हैं कि अंतरिम जो सरकार है उसका गठन किया गया था सर। और संविधान सभा बनी थी? जी सर, संविधान सभा का भी निर्माण किया गया था सर। अच्छा, पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा? सर 9 दिसंबर 1946 को हुई थी सर। कहाँ पर? सर दिल्ली में हुई थी। अच्छा, संविधान सभा में कितने सदस्य शामिल थे? सर 389 सर। वेरी गुड। पहली सभा में किसने भाग लिया था, कितने सदस्य टोटल थे? सर एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रहा सर। कम थे थोड़ा वहाँ पर, 209 वहाँ एक कमेंट किया गया था ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा। वो कमेंट किया था, उसमें कमेंट था कि ये एक बिना दुल्हन का विवाह समारोह एक संज्ञा दी गई थी। जी सर। तो उस अधिकारी का नाम क्या था, ब्रिटिश अधिकारी? सॉरी सर। ओके। अच्छा, अशोक के अभिलेखों के बारे में कुछ बताएं। जी सर, अशोक ने सर पूरे भारतवर्ष में सर अपने विभिन्न क्षेत्रों में अपने अभिलेख सर लिखवाए थे। उसका अभिलेख लिखवाने का उद्देश्य था कि जो उसने धर्म मतलब जो उसने स्थापित किया था वो उसके भारतीय विचारों का देश है, वो अपने अभिलेखों के द्वारा अपने जो उसने विचार थे सर वो अलग अलग अपने क्षेत्र में पहुंचाना चाहता था। जैसे सर दूसरा अभिलेख है उसका, उसमें हम बात करें तो उसने बताया है कि किम युद्ध में कि धर्म क्या है। तो फिर वो साथ में जो अभिलेख उसमें स्वयं उसका उत्तर देता है कि गुरुजनों का सम्मान, माता पिता का सम्मान, इसके अलावा दास ब्राह्मणों और इनसे अपना इनके प्रति अच्छा व्यवहार करना, ये धर्म है। जैसे सेकंड में बताया गया कीचु धर्मा क्या है, तो सातवें में क्या बताया गया? सातवें में सर अपासी नावे बहु कसाने दया दाने और ये सच्चे साच। जी सर, ये इन्होंने प्राकृत में हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है सारनाथ से जो लिया गया है, उस अभिलेख में ऐसी क्या खास बात थी कि उसको राष्ट्रीय चिन्ह हमने स्वीकार किया है? इसमें हम देखें तो सर 4 जो सिंह है सर जी, चारों दिशाओं में सर उनका जो है सर मुख है सर जी, और वो चारों दिशाएं ये इंगित करती हैं कि सर चारों दिशाओं में उसकी जो कृति है वो फैली अशोक की सर। और ऐसे ही सर उसको अपनाने का जो पीछे उद्देश्य है कि जो भारत की कृति सर ऐसे ही चारों दिशाओं में सर फैले। अच्छा, कितने पशुओं को दर्शाया गया है? 4 पशुओं को दर्शाया गया सर। 4 है। चक्र भी तो है बीच में नीचे एक? जी सर, उसमें उसके भी दोनों साइड हैं, पशु होंगे ना चक्र के तरफ। चक्र में कितनी स्पोक्स हैं, तिल्लियां? ये सर 24 है सर। 24। उनके बीच का एंगल कितना होता है? सॉरी सर, नीचे एक वाक्यांश लिखा है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मंडूक उपनिषद किसका उपनिषद है? ये सर जो आदि शंकराचार्य ने उनके सर अपना 10 जो है सर ये उपनिषद उनके अपना है सर, मैं एग्जैक्टली कोई नहीं कर पा रहा सर। तो जैसा कि आपने बताया कि मुगल शिक्षा के ऊपर आपने बहुत डिटेल से पढ़ा है, तो जो मुगल साम्राज्य है आप जानते होंगे कि इसकी जो नींव है वो हरियाणा से ही हम मानेंगे। तो हरियाणा की एक लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव भारत में डाली थी। तो इस लड़ाई के बारे में थोड़ा सा मेरे को विस्तार से बता सकते हैं? जी सर, बाबर सर जब भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से
यहाँ पे आया सर, उस समय तत्कालीन जो दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी थे सर। दोनों का जो टकराव है सर पानीपत के मैदान में सर हुआ 21 अप्रैल 1526 को सर। तो इस लड़ाई में सर क्या मेरे को ये बता सकते हो पहला अटैक किसकी तरफ से हुआ होगा, क्योंकि दो लड़ रहे हैं तो एक पहला तो अटैक होगा। लोदी की सेना की तरफ से हुआ था या बाबर की तरफ से हुआ था? सर मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, अनुमान लगा सकता हूँ सर आप। लोधी की तरफ से अटैक नहीं, बाबर की तरफ से हुआ था अटैक, क्योंकि 12 अप्रैल को दोनों सेनाएं आ चुकी थी जी सर। और 8 दिन तक वेट करते रहे कि अटैक पहला कौन सा करेगा, तो बाबर ने फिर 9वें दिन अटैक करना ही बेहतर समझा, क्योंकि बड़ी दूर से आए थे। जी जी सर। चलिए आगे बताइएगा थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से। फिर उसके बाद में सर हम देखते हैं कि जो दोनों के बीच में टकराव हुआ सर, हालांकि हम देखते हैं कि जो इब्राहिम लोदी की सेना सर आंकड़ों के अनुपात में सर उससे लगभग दुगनी थी सर, फिर भी वो हार गया सर। और ये पानीपत के युद्ध में हारने वाला सर एकमात्र दिल्ली का सुल्तान था जो कि पानीपत के मैदान में सर हारा और उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, नॉर्थ इंडिया के अंदर मध्यकालीन इतिहास में मारा गया एकमात्र योद्धा था इब्राहिम लोदी। तो इसमें इब्राहिम लोदी का साथ हरियाणा के क्षेत्र से विशाल सेना आई थी, उन्होंने दिया था। तो क्या मेरे को बता सकते हैं कि हरियाणा के किस क्षेत्र ने इब्राहिम लोदी का साथ दिया था कि बाबर को? मेवात क्षेत्र से। तो उसका नेतृत्व किसने किया था? हसन खान मेवाती। अच्छा, तो उनकी जनजाति भी बता सकते हो मेरे को? जनजाति के बारे में सर, क्योंकि वो उस जनजाति का अंतिम शासक था। खानजादा जनजाति थी, खानजादा जनजाति के अंतिम मतलब शासक थे वो। और आप ये भी जानते होंगे कि बाबर ने ये लड़ाई जीतने के बाद फिर हरियाणा के अंदर अच्छे से शासन चलाने के लिए यहाँ पर 4 सरकारें बना दी थी। जी सर। तो उसमें से आप बता सकते हो मेरे को हिसार सरकार का मुखिया किसको नियुक्त किया था? जो उनका जो बेटा था सर हुमायूं, उनको नियुक्त किया था सर। ओके, तो हुमायूं ने एक लड़ाई भी लड़ी थी और वो उनके जीवन की पहली लड़ाई मानी जाती है। जी सर। तो वो लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी हरियाणा में, जो हुमायूं के जीवन की पहली लड़ाई मानी गई है? एग्जैक्ट लोकेशन मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। वो हिसार है। तो 26 फरवरी 1526 को पानीपत की लड़ाई से पहले एक लड़ाई और जीती थी और वो बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को भेजा था। तो आप हरियाणा की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं? हालांकि राजनीति में तो सभी इंटरेस्ट रखते हैं। हरियाणा की राजनीति में यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे को बता पाओगे कि वर्तमान में जो हमारे गवर्नर हैं वो कौन है? सर राज्यपाल श्री असीम कुमार घोष जी हैं सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। क्या पश्चिम बंगाल से हमारे हरियाणा के कोई और राज्यपाल नियुक्त किए गए इनसे पहले? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। क्या एक ऐसे राज्यपाल का नाम भी बता सकते हो हरियाणा में जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? सॉरी सर। ओके, ये पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं दोनों के दोनों, और BN चक्रवर्ती उनका नाम था, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जो सबसे लंबे कार्यकाल वाले हमारे गवर्नर थे और एकमात्र ऐसे गवर्नर जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। और उनकी एक अंतिम इच्छा ये भी थी कि अंतिम संस्कार करने के बाद मेरी जो अस्थियाँ हैं ना वो कुरुक्षेत्र धार्मिक नगरी के अंदर बहाई जाए। जी सर। और BN चक्रवर्ती के नाम पे आपको ध्यान रखना है कि एक तो चक्रवर्ती झील है और साथ ही साथ एक नहर है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। 1967 से 76 तक इनका ये टाइम पीरियड है। आपने बहुत अच्छा बताया, अच्छा कॉन्फिडेंस है आपके पास। तो बाकी CRPF बता दिया आपने, नहीं बताना चाहिए कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ। वैसे कहो कि हाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, वो बताना ज़रूरी नहीं होता कि कहाँ जॉब कर रहे हैं, ये डिस्क्लोज नहीं करना। बाकी आपने बहुत अच्छे से किया, पढ़ाया भी अच्छे कॉन्फिडेंस से है। ऑल दी बेस्ट। पर्सनैलिटी भी आपकी अच्छी है। HPSC जिस तरीके से मांगता है कि हमें एक ऐसे प्रोफेसर चाहिए तो एकदम बिल्कुल सूटेबल है। हाँ सूटेबल है आप, बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा अपने जो मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, जो आपका PhD का थीसिस है उसमें जो आपका फाइंडिंग्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स है ना, उनको आप ज़रूर तैयार रखो, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता कि ज़्यादा सारे सवाल पूछेंगे। जो मेन फाइंडिंग्स हैं उनको आप ज़रूर तैयार रखना ताकि तुरंत बताई जा सके, है ना? बिल्कुल। अपने प्राइमरी सोर्सेज, हाँ सोर्सेज भी पूछ सकते हैं, प्राइमरी सोर्सेज पूछ सकते हैं, सेकेंडरी पूछ सकते हैं, कौन सी आपने कोई किताबें पढ़ी हैं, क्या की है, तो वो आप ज़रूर तैयार रखें, है ना? तो बहुत अच्छा लगा। पूछिए कोई अगर आपको ऐसा क्वेश्चन। हाँ बताइए बताइए।
मैम मैंने जैसे कि मध्यकालीन पे अपना काम किया है, तो जो मध्यकाल में जो ज्यादातर प्राइमरी सोर्सेज है वो पर्शियन लैंग्वेज में। हाँ, तो हाँ वो भी पूछ सकते हैं आपसे जी मैम। कि आपने पर्शियन लैंग्वेज सीखी है या कैसे किया, जी मैम। या उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन की पढ़ा है? जी मैम, मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। मूल रूप से मैं पर्शियन लैंग्वेज इतना फास्ट नहीं पढ़ पाता, हालांकि जो से पढ़ लेते हो? हालांकि जोड़ तोड़ के, अगर जैसे हम जो छोटा बच्चा ANR वगैरह पढ़ता है तो इस तरह से जोड़ तोड़ के पढ़ लेता हूँ मैं। जो अच्छा। मेरी गाइड है उन्होंने मुझे इस विषय में काफी हेल्प किया। उनको आती थी पर्शियन? जी मैम। तो ये आपको वहाँ मतलब मुश्किल हुई करने के लिए? हाँ, जो सोर्सेज तो जो सोर्सेज हैं पर्शियन और इंग्लिश में ट्रांसलेटेड जो मिलते हैं वो सेम होते हैं कि थोड़ा सा उसमें कुछ, जैसे वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो कुछ, वो तो फर्क होगा ही। जी मैम। लेकिन वैसे सेम होता है, उसका मैम। कंटेंट सेम होते हैं? मैंने बेवरीज का बाबरनामा पढ़ा है मैम। अच्छा। वो ऐसे ही है जैसे कि जो मैम बता रही थी, फिर मैंने उसको देखा। कुछ मैंने हालांकि AI से भी, उसमें AI टूल्स का भी उसमें मदद ली है ट्रांसलेशन के तौर पे, बल्कि सेम है मैम। बाकी वैसे जैसे मैंने आप बताया कि वही थोड़ा इसमें जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स का वो तो फर्क होगी। जी मैम। वो तो डेफिनेटली होगी। उसके अलावा जेरेट का बाबर वो अकबरनामा ही पढ़ा है, उसमें भी है। और एक सैयद हैदर अब्बास रिजवी जी हैं, उन्होंने भी ट्रांसलेट किया है बाबरनामा। चलिए, तो बहुत अच्छा, आपने PhD कर रखी है ऑलरेडी, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए टीचिंग में। थोड़ा और अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है और करो, और फोकस करो जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे सर ने पूछा या इन्होंने पूछा, मैंने उनके ऊपर ज़रा थोड़ा और फोकस करो, सो दैट यू आर सक्सेसफुल, एंड वी विश ऑल द बेस्ट।